Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start supply of money in microeconomics. माइक्रो आपकी पूरी की पूरी जो है कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अराउंड जो है कि नियर टू आपके 38 लेक्चर्स हैं और इसकी प्लेलिस्ट में समथिंग आपको 50+ वीडियोस मिलेंगे, जिसमें कि नियर टू 12 वीडियोस जो है कि आपके MCQs है। MCQs ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ जो भी कंज्यूमर बिहेवियर है या आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वगैरह है, तो उनके मैंने इसमें हम MCQs भी करवाए हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है कि ये 4th लेक्चर है, लेक्चर 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि आपको कहीं भी पेड क्लासेस में मिलता है, पेड क्लासेस में क्या डिफरेंस क्या होता है और नॉर्मली यूट्यूब पे क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि पेड क्लासेस में आपको जो है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो कंज्यूमर बिहेवियर से लेकर के एंड तक जो है कि सारे चैप्टर्स जो है कि साइमल्टेनियसली एक तरह से एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस जो है कि आपके कंप्लीट कराए जाते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल जो आपके वीडियोस होते हैं उसमें क्या होता है, मान लो कि यूट्यूब पर तो उसमें मान लो कि आपने वीडियो देखा लेकिन वहाँ पे इंटरलिंकिंग चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि मान लो कि इससे पहले इसका जो कि प्रीवियस लेक्चर क्या था और उससे जो है कि हम इसको कैसे इंटरलिंक करें, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये यूट्यूब पर पहली बार जो है कि आप चाहे कहीं भी देख लीजिएगा, इतनी अगर किसी ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वो इनकम्प्लीट प्लेलिस्ट है। यहाँ पर मैंने माइक्रो का हर चैप्टर हर यूनिट यहाँ पर कवर करा हुआ है और बाकायदा लेक्चर 1 से सारे मैंने लेक्चर यहाँ पे बहुत ही आपको ब्रीफली और जो है कि हर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, ताकि जो कि आपको समझ में आए। पूरा ट्रिक्स के साथ मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है और लाइव जो है कि मैंने वहाँ पर सारे डायग्राम्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब जो है इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर 4 है और ये लेक्चर 3 जो है कि मैंने जो है कि PC से लिए हैं, क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ से जहाँ पे ऑफिस है यहाँ से मैं बाहर गया था कहीं, तो नाउ आई एम बैक। तो अब जो है कि यहाँ पर मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। ये आपका लेक्चर 4 है। तो हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। अब जो है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है, तो ये जो है कि सप्लाई ऑफ मनी कहाँ कहाँ से आती है। या मान लो कि सप्लाई ऑफ मनी जो है कि आपको तो ऑलरेडी मैंने माइक्रो भी बताया हुआ है कि मान लो कि एक जो आपके क्लासिकल्स थे उन्होंने क्या माना सप्लाई ऑफ मनी को सेविंग, कि सेविंग जो लोग कर रहे हैं वही सप्लाई ऑफ मनी है। और उन्होंने मान लिया कि जो डिमांड फॉर मनी वो है आपका इन्वेस्टमेंट, ये आप लोग पढ़। लेकिन यहाँ पर जो है कि सप्लाई ऑफ मनी में यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि जो 3 तरीके हैं या 3 जो है कि कैटेगरी हैं जो मनी के लिए रख दी गई। मान लो कि M1, M2, M3। सर मैंने तो 4 कैटेगरी पढ़ी, आप यहाँ पर 3 बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल आगे हम जो है कि M1, M2, M3 और M4 भी पढ़ेंगे। और वो जो है कि कैटेगरी ऑफ मनी जो है कि वो बनाई है किसने, RBI ने बनाई है ना। RBI ने बनाई 1977 से। उससे पहले जो इकोनॉमिस्ट ने जो है कि कैटेगरीज ऑफ मनी जो है कि मनी को डिवाइड कर दिया है, सप्लाई ऑफ मनी को 3 तरीकों में, 3 भागों में, वो है आपकी यहाँ पर M1, M2 और M3। तो यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लो अब आपका एग्जाम है UGC नेट में, तो अगर उन्होंने पूछ लिया व्हाट कंपोनेंट आर देयर इन M2 मनी सप्लाई एज पर यहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन, तो अब जो है कि स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने M2 जो है कि RBI का भी पढ़ रखा है, M2 जो है कि उन्होंने RBI का भी पढ़ रखा है। M2 में RBI के M2 में क्या होता है, RBI के M2 में क्या होता है, M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस, है ना, सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस ये होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है M2 में, क्या M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, है ना। पूरा डिफरेंस है कि नहीं बताइए। तो यही जो है कि डिफरेंस जो है कि ये आपको हर जगह नहीं मिल पाता है। ये आप चाहे देख लीजिएगा कहीं भी, कोई भी कहीं ऐसा भी वीडियो उठा करके, लेकिन ये चीज़ आपको शायद ही क्योंकि नहीं बताई जाती, क्योंकि मैंने जो है कि ये चीज़ भापी है और मैंने ये इस PPT में ये चीज़ें डाली है। और क्वेश्चंस जो है कि आपको ऐसे ही UGC उठा के पूछता है, तो आपको डिफरेंस जो कि आज यहाँ पे पता लग जाएगा कि जो अ, पहले जो है कि बिफोर RBI जो है कि जो RBI ने, देखिए यहाँ पर ये आगे हैं, ये देखो ये M1, M2, M3, M4, यह आपका 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई
फ्रॉम अप्रैल 1977 द रिजर्व बैंक हैज अडॉप्टेड 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इट्स एनालिसिस ऑफ क्वांटम एंड वेरिएशंस इन मनी सप्लाई। तो ये 1977 से जो है कि आरबीआई ने अपने 4 ये मेजर रखे, उन्होंने अपना बताया कि भाई इनका अपना इन्होंने बताया कि भाई हमारे में M1 जो कि नैरो मनी, उसमें क्या कंपोनेंट रहेंगे, M2 में क्या कंपोनेंट रहेंगे, M3 में क्या कंपोनेंट और M4 में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे। लेकिन जो है ये जो है कि 3 व्यूज जो है कि ये पहले दीज आर ऑलरेडी व्यूज ऑफ मनी सप्लाई, 3 व्यूज विच आर गिवन बाय इकोनॉमिस्ट। तो पहला जो व्यू है ये एसोसिएटेड है किससे, कीन्स से। द मोस्ट यहाँ पर जो है कि आप ट्रेडिशनल कर दो, ट्रेडिशनल, द मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू इज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल एंड कीन्सियन थिंकिंग विच stresses the medium of exchange function of money. According to this view, money supply is defined as currency with the public and demand deposit with commercial bank। यानी जो है ये वाला जो आपका है यहाँ पर ये वाला जो है M1 जो है ये क्या है, M1 इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आप कर दो। तो ये है यहाँ पर M1। और जो आरबीआई ने M1 दिया है वो सिंपली है आपका ये आपका, अगर मैं आरबीआई के M1 की बात करूँ, तो ये जो है कि M1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ओडी यानी अदर डिपॉजिट। ये है सिंपल इस तरह से। तो यहाँ पर जो है कि अदर डिपॉजिट की बात नहीं करी, यहाँ पर केवल करेंसी और डिमांड डिपॉजिट की बात करी गई। कमर्शियल बैंक के साथ डिमांड डिपॉजिट है। तो ये जो है कि डिफरेंस है। ब्रॉडर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मिल्टन। अब ब्रॉडर का मतलब, अब मान लो यहाँ पर केवल ये 2 चीज़ें हैं तो इसमें कुछ और चीज़ मिला दी, यानी इसको और ब्रॉड कर दिया है ना। तो ब्रॉडर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन सेड, उन्होंने कहा कि जो M2 है उसमें M1 के जो ये कंपोनेंट है ये तो इन्वॉल्व है ही है, M1 तो है। उसके बाद जो है कि टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, यानी टाइम डिपॉजिट जो है कि टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, किसी ने एफडी करा दी है ना, एफडी करा दी किसी ने, कितने 5 ईयर्स के लिए। तो ये 5 ईयर्स के लिए जो एफडी करा दी, तो ये क्या है, ये टाइम डिपॉजिट है ना, किसके साथ, कमर्शियल बैंक। हो यहाँ पर भी आपने कमर्शियल बैंक देखा और यहाँ पर भी देखो आपने कमर्शियल बैंक देखा। मिल्टन ये टी आ रही बीच में, यही इसी से याद रखो कि आप मिल्टन फ्रीडमैन, जहाँ पे मिल्टन टन की बात करिए, टी की बात करिए, तो वहाँ पर टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। और मिल्टन फ्रीडमैन ने M2 को जो है कि मनी सप्लाई दिया। तो आपको ये याद करने का बहुत अच्छा जो है कि यहाँ पर ये आपको पूरा निमोनिक्स बन रहा है कि मिल्टन से टी से जो है कि आप टाइम डिपॉजिट आप याद कर सकते हो। देखिए याद करने का कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए, है ना, अदरवाइज जो है कि भूलना जो है कि, मान लो ह्यूमन बीइंग है तो भूलना जो है कि नॉर्मल सी बात है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो ये अब ये क्या है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट कंपोनेंट्स आर देयर इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। वहाँ पर ना आपसे M1 पूछेंगे, ना M2 पूछेंगे, ना मिल्टन फ्रीडमैन पूछेंगे, ना ही आपसे पूछेंगे आरबीआई। सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडर टर्म जो कि सिर्फ यहीं पर है, उधर जो है कि आपको ब्रॉडर टर्म नहीं मिलेगी, ब्रॉडर, है ना। तो ब्रॉडर टर्म जो है कि वो मिल्टन फ्रीड। तो ब्रॉडर टर्म की बात आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ब्रॉडर टर्म ट्रेडिशनल जो मनी सप्लाई है उनकी, उसमें जो है कि M2 जो मनी सप्लाई है जो कि मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है, वहाँ पर सिंपल हो जाएगा M2 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद किसके साथ, कमर्शियल बैंक। और ऊपर जो है कि वहाँ पर क्या था, M1 इक्वल टू सिंपली करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक विच वॉज गिवन बाय कीन्स। ओके, उसके बाद द थर्ड डिफिनेशन। अब देखिए ब्रॉडेस्ट, ये है ब्रॉडेस्ट, है ना, कहने का मतलब जो 3 ही थी उस टाइम पर मनी सप्लाई की जो भी, है ना, डेफिनेशन। तो यहाँ पर तो ब्रॉडेस्ट यानी 3 ही थी, यानी जो है कि ये M1 M2। अब ब्रॉडेस्ट का मतलब M2 में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, M2 तो है ही है, और M2 में क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, है ना। तो इसमें जो है कि और कुछ जोड़ दिया है, डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक, यानी जो है सेविंग बैंक के जो डिपॉजिट हैं, सेविंग बैंक के डिपॉजिट। अब कैसे, आपका तो सर इसमें तो है ना डिपॉजिट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेविंग डिपॉजिट है किसके, कमर्शियल बैंक के। देखिए यहाँ पर ये डिमांड डिपॉजिट कह लो, चाहे आप सेविंग डिपॉजिट कह लो, है ना, सेविंग डिपॉजिट कह लो। सेविंग डिपॉजिट होते हैं जो सेविंग अकाउंट हमारे होते हैं, वही हमारा डिमांड डिपॉजिट भी होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सेविंग डिपॉजिट विथ जो है कि आपके कौन से
सेविंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक नहीं, सेविंग बैंक है यहाँ पर। आई एम, एक मिनट, हल्का सा मैंने आपको यहाँ पर उल्टा बता दी। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डिपॉजिट, है ना, विद, अब वहाँ पर क्या था, ये M1 में क्या है, ये मैं वही बताना चाह रहा था कि M1 में जो है आपका यहाँ पर करेंसी विद पब्लिक तो है, उसके बाद ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट या डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक है। तो यहाँ पर जो है कि इसमें डिपॉजिट विद, इसी वाले में डिपॉजिट विद क्या हो जाएगा, सेविंग बैंक और हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉडेस्ट मनी सप्लाई, क्या है आपका, ब्रॉडेस्ट हो जाएगा, जो कि दिया है किसने, गुरले एंड शॉ ने, ये इकोनॉमिस्ट हैं गुरले एंड शॉ, तो उनके द्वारा ये दिया गया हुआ है। यानी जो है अगर हम बात कर लें मोटा मोटी, जो है कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, अगर हम बात कर लें, देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर लें M1 मनी सप्लाई, M1 मनी सप्लाई, तो यहाँ पर क्या है, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक प्लस क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ठीक है ना, और इट वाज गिवन बाय कीन्स, ठीक है ना। उसके बाद M2 है, ये क्या है आपका, ब्रॉडर, ब्रॉडर मनी सप्लाई गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन के नाम से हमको याद आ गया कि इसमें M1 तो है ही है, प्लस टन टी, टाइम डिपॉजिट है ना, टाइम डिपॉजिट जो है कि यहाँ पर मिल्टन में होगा टाइम डिपॉजिट, तो यहाँ पर टाइम डिपॉजिट किसके साथ, ऊपर भी था कमर्शियल बैंक, यहाँ भी जो है कि क्या हो जाएगा, विथ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है कि ब्रॉडेस्ट जो होगी टर्म, ब्रॉडेस्ट जो टाइप है वो है M3, इसमें क्या हो जाएगा आपका, और ये किसने दिया था, गुरले एंड शो, ये गुरले एंड शो ने दिया था। और आपका ये मनी, ये M3 हो जाएगा आपका M2 प्लस, नॉर्मल सी बात है, डिपॉजिट विद सेविंग बैंक, हो गया, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। आप यहाँ पर आप जो है कि इतनी सी बात है यहाँ पर आपको याद करने का तरीका, है ना, इतनी सी बात है आपको ये याद करने का तरीका, आप ऐसे इनका ये पुराना वाला जो तरीका है वो आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो RBI के जो मेजर्स हैं, है ना, अब हम बात करेंगे जो RBI के जो मेजर्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर 19, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1977 में RBI ने अपने मेजर्स कुछ निकाले मनी सप्लाई के, है ना। उन्होंने जो है कि M1 में नैरो मनी सप्लाई माना, उन्होंने कहा कि M1 में क्या आपका आता है, ये आपका है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, है ना। तो ये आपका C प्लस D प्लस O, तो यही मैंने आपको याद, इसका याद करने का तरीका मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि वन, ये M1 का आप वन याद रखिएगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वन CDO, वन CDO, CDO तो एक रैंक होती है डिफेंस पुलिस में, जो है कि एक रैंक होती है पुलिस लाइन में, CDO, है ना। तो आप वन CDO याद रखिएगा, है ना। और CDO से नीचे मानिएगा कि जो पुलिस है, SP है, SP है ना, एक होता नहीं, SP होते हैं पुलिस लाइन में, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एक CDO से आप नीचे रैंक मानिएगा, तो उसका आप कह दीजिएगा कि हाँ, अब इस एक CDO के नीचे 21 जो है कि 21 क्या है, SP है, 21 SP है। ये तरीका बता रहा हूँ आपके लिए, फिर देखिए बहुत आराम से आप निकाल पाओगे, आपको फिर किस में क्या कंपोनेंट है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि उसके बाद 31 कांस्टेबल है, कांस्टेबल में NTD ऐसे लिखिएगा, नेट टाइम डिपॉजिट, है ना। कांस्टेबल, कांस्टेबल से आप कांस्टेबल बोलोगे तो आपको NTD तुरंत याद आ जाएगा ना, C मत लिखिएगा, NTD ऐसे लिखिएगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 43 TP, 43 TP आप याद रखिएगा कि मान लो कि सबसे निचली कोई एक रैंक है, TP करके है रैंक, है ना, तो वो आप TP याद कर सकते हो, उसका कुछ आप नाम बना लीजिएगा ना। तो इस तरह से, तो अब आप देखिएगा बहुत आराम से आप जो है कि इसको याद रख पाओगे। तो M1 यानी जो है कि
ये 1 CDO, यानी आप क्या करोगे कि M1 लिखोगे, इसमें CDO यानी करेंसी हेल्ड विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट, है ना, प्लस ओ मतलब अदर डिपॉजिट, या 21 SP, यानी 21 SP का मतलब जो 21 है यानी 2 है, जो 21, तो M2 हो जाएगा इक्वल टू 1 जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 प्लस SP का मतलब आपका हो जाएगा सेविंग्स, ये देखिए वेयर SP, ये मैंने लिखा ना M1 SP, वेयर SP सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग में, तो SP का मतलब ही हुआ है कि आप जो है कि P आप किस P आप S फॉर सेविंग हो जाएगा, P क्या हो जाएगा बताइए, P से आप कुछ निकाल तो P से पोस्ट ऑफिस, और सेविंग का मतलब सेविंग डिपॉजिट होगा, तो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये हो जाएगा, इतनी सी बात है ना। उसके बाद जो M3 है, तो M3 क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू M1 प्लस ये है ना, M1 प्लस 31 है ना, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, और नेट टाइम डिपॉजिट जो है ये किसके साथ है, आपका पोस्ट ऑफिस, है ना, वेयर नहीं, ये आपका जो है कि ये M3 वाला है ना, ये वेयर एंटिटी नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, यहाँ पर बैंक है तो बैंक का मतलब ये जनरलाइज बात हो गई है ना, जनरलाइज का मतलब है ना तो कमर्शियल बैंक ना तो सेविंग, यानी दोनों बैंक के साथ, यानी जो है कि यहाँ पर हमने बैंकों की बात नहीं करी है, यहाँ पर हमने बात करी, किसकी बात करी है, नेट टाइम डिपॉजिट की, है ना, नेट टाइम डिपॉजिट की सेंस हमने बात करी। और देखिए हमने यहाँ पर कहीं भी जो है कि कमर्शियल बैंक का जिक्र नहीं करा, कमर्शियल बैंक का जिक्र हमने सिर्फ और सिर्फ जो है कि जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो आप 3 मनी सप्लाई की मेजर दी है, M1 M2 M3 जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वहीं पर कमर्शियल बैंक की बात करी गई थी, यहाँ पर देखिए कहीं भी कमर्शियल बैंक की बात नहीं की, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखोगे तो आप यहाँ पर डिफरेंसेस पता कर पाओगे, है ना, क्योंकि देखिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तभी जो है कि आप UGC नेट जैसा बड़ा एग्जाम आप क्रैक करने की बात कर सकते हो, है ना, ये डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। M3 जो है कि आपका क्या हो जाएगा, नेट टाइम डिपॉजिट, है ना, यानी M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, और M4 मैंने आपको बताया था 43 TP, यानी M4 इक्वल टू 43, यानी M3 प्लस TP, अब TP क्या हो जाएगा भाई, TP इज टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी ये क्या है टोटल, TP से आप याद रखिएगा टोटल, और P से P जहां भी आ जाए, P का मतलब है पोस्ट ऑफिस, देखिए SP आया था बाद में TP आया, है ना, SP आया बाद में TP, यहाँ पर NTD है, ये P नहीं है ना, NTD है नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जहां पर P आ जाए तो वहां पर आपको याद रखना है कि क्या है, ये P जहां पर आ जाए वहां पर पोस्ट ऑफिस याद रखना, तो TP है मतलब टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में, देखो टोटल डिपॉजिट है यानी जो है कि पूरी की पूरी सेविंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास, तो टोटल डिपॉजिट तो पूरा पूरा हो जाएगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, और सेविंग डिपॉजिट है यानी भाई वो तो क्या हो जाएगा, सेविंग डिपॉजिट मतलब जो है कि यानी टोटल डिपॉजिट नहीं, केवल केवल ये क्या है सेविंग डिपॉजिट है, तो ये किसके पास, पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक के पास ही होगा, है ना, तो ये तो जनरलाइज बात है, यहाँ पर तो आप इतना तो समझ जाओगे कि भाई सेविंग डिपॉजिट है तो वो सेविंग बैंक के पास होगा पोस्ट ऑफिस की, और जो टोटल डिपॉजिट है वो आपका पूरी की पूरी जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है पोस्ट ऑफिस की, उसके पास होगा, मान लो कि वो कोई भी मान लो कि फॉर एग्जांपल पेमेंट हो सकता है ना, सेविंग के अलावा, हाउएवर दिस एक्सक्लूड्स कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द पब्लिक टू द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पर जो है कि इसमें जो है कि M4 में क्या नहीं आता है, कंट्रीब्यूशंस मेड बाय पब्लिक टू द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है कि पब्लिक द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इससे एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करे जाते हैं। तो आई होप कि जो है कि ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। देखिए मैं फिर से जो है कि एक ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ। देखिए एक CDO 21 SP 31 सर 32 की, इतना तो आप याद ही कर सकते हो, मान लो मास्टर साहब स्टूडेंट तो आपका 131 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेबल है ना, NTD, और 43 आपका क्या हो जाएगा, TP। तो देखिए कितना आराम से आप लिख दिया, यहाँ पे आप लिख दोगे M1 भैया किसके बराबर होता है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट,
M2 क्या हो जाएगा, यानी 2 1, यह क्या हो जाएगा M1 प्लस SP यानी सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है ना। M3 क्या हो जाएगा, 31 था ना ये, तो यानी M1 प्लस कांस्टेबल है ना नेट टाइम, ये आपका नेट यही मान लो, नेट टाइम डिपॉजिट विद, ना कॉमर्शियल ना सेविंग, सीधा सीधा विद बैंक। और जो M4 है यहाँ पर क्या था 43, यानी M3 यानी ये पूरा पूरा ये तो है ही है इसके अंदर, M3 प्लस यहाँ पर TP था ना, तो यानी टोटल डिपॉजिट विद, है ना, टोटल डिपॉजिट विद आपका पोस्ट, ये आपका TP है ना, टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस P से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सी बात है केवल ये, है ना। आई होप कि जो है कि आपको यहाँ पर M1 M2 M3 और M4 से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। इतने ब्रॉड वे में M2 M1 M2 M3 M4 आप पहली बार शायद पढ़ रहे होगे। वीडियो हो सकता है कि लंबा जा रहा हो, लेकिन मेरा एक ही मोटिव रहता है, मैं जल्दबाजी ना करके आपके लिए जो बेस्ट कंटेंट है, यानी तो आप जो है वही वीडियो कंफ्यूज रहें और 10 बार देखें घूम घूम के, आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, है ना, और उसके बावजूद कुछ ना कुछ छूटा रहे और एग्जाम में वही पूछ जाए फिर जो आप ना कर, तो आपको बहुत बुरा लगे। मैंने 10-10 वीडियो मैंने देखे, उसके बावजूद भी, या मैंने 10-10 कॉन्सेप्ट सीखे हर जगह से, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ मिस हो गया और छूट गया, तो मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। मेरे आप ज़्यादातर वीडियो देखोगे थोड़ा लॉन्ग ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट बताने का प्रयास करता हूँ, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका M1 M2 M3 M4 जो कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे हाई पावर्ड मनी की। हाई पावर्ड मनी क्या है, तो हाई पावर्ड मनी से आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो बिल्कुल कैश मनी है, जो नोट छपे हुए हैं, है ना, वही आपका हाई पावर्ड मनी होता है। अब जो नोट छपे हुए वो कहाँ कहाँ होंगे, या तो हमारे हाथ में होंगे, पब्लिक के हाथ में होंगे, पब्लिक के हाथ में नहीं भाई, कहे मतलब पब्लिक के घर पे होंगे। अब आप ये नहीं कहना हाथ में जो है ये पर्स में रखे, वो नहीं, जो हम लोगों के पास, जो पब्लिक के पास है ना पैसा, और प्लस जो आपका यहाँ पर आर है, ये करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, और आर, आर का मतलब है कैश रिजर्व्स ऑफ करेंसी विद, यहाँ पर बैंक हो जाएगा, यहाँ पर ये बैंक छिपा हुआ है आपका जो है कि बैंक, यानी पैसा या तो बैंक के पास होता है करेंसी में, या हमारे पास होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा हार्ड मनी हो जाएगा, तो नहीं हार्ड कैश, या आपका हाई पावर्ड मनी, तो यही आपका क्या हो जाएगा हाई पावर्ड मनी हो जाएगा। हाई पावर्ड मनी और व्हाट इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी, ये क्या है, ये रिजर्व मनी है ना। और मॉनेटरी बेस कंसिस्ट ऑफ करेंसी इश्यूड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट क्या क्या करता है, आपके जो कॉइन्स हैं, है ना, और जो है कि आपका 1 रुपये नोट है, तो ये सब सारे जो है कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होते हैं, और बाद बाकी जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होते हैं। तो यहाँ पर इज आ जाएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ पार्ट ऑफ करेंसी इश्यूड, है ना, इज हेल्ड बाय, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हल्की फुल्की होगी मेरे द्वारा, इज हेल्ड बाय पब्लिक एंड अ पार्ट इज हेल्ड बाय बैंक। मैं बता रहा हूँ कि या तो जो भी पैसा है या तो पब्लिक के पास है या बैंकों के पास है ना, एज रिजर्व्स। Accordingly, high-powered money can be obtained as a sum of currency held by public and the part held by banks as reserve। इसीलिए हाई पावर्ड मनी जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और रिजर्व आर फॉर रिजर्व हेल्ड बाय, जो रिजर्व होता है कहते पैसा रिजर्व करके रखा हुआ बिल्कुल कैश में, है ना, तो आपका रिजर्व जो है कि हेल्ड बाय बैंक हो गया यहाँ पर। तो इतनी सी बात है, ये हाई पावर्ड मनी आपका ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐसा टिपिकल नहीं है। आप या इतना याद रखिएगा हाई पावर्ड यानी जो है कि बहुत ज़्यादा ताकत जो है कि कैश में है, कि कैश आप कहीं पे, है ना, कि कुछ बिकने आ गया तो आपने सीधा कैश में पे मारे लो भाई, है ना,
ये चीज़ें, तो आपका हाई पावर्ड मनी हो जाएगा। और हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन जो है कि वो डे बाई डे जो है कि ये चेंज हो रही है, क्योंकि जो है कि ये जो हमारे इसमें अकाउंट्स के अंदर से जो पैसा होता है वो भी क्या हो जाता है, हाई पावर्ड मनी की तरह बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कारगर हो, कि जितनी देर में आप किसी को 1 लाख रुपए गिन के दोगे ना, उतनी देर में आप पेमेंट कर दोगे। तो बताइए लिक्विड कौन सा ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें हैं। मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर आप सभी लोग पढ़ चुके हो भाई। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर जो है कि K = 1/1 - MPC। ये कौन सा मल्टीप्लायर है? ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्यों होगी? देखो भाई, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करा है उससे कितनी इनकम होगी? उससे इनकम होगी K टाइम्स, उससे इनकम होगी K टाइम्स। और K क्या है? K इज मल्टीप्लायर, यानी जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा जो है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उतना ज़्यादा जो है उतने गुना जो है कि क्या होगी, इनकम होगी पब्लिक की। अभी मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये हो गया है कि जो मनी सप्लाई है ये उतने गुना बढ़ जाती है जितने गुना मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है, यानी मनी मल्टीप्लायर जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाए क्या, हाई पावर्ड मनी। यानी आप ऐसा समझ लो कि हाई पावर्ड मनी जो है मार्केट में, तो मनी मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा उतने गुना क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई। ये चीज़ है। मान लीजिएगा कि मनी सप्लाई केवल और केवल 100 रुपए की है, ये सॉरी ये आपका हाई पावर्ड मनी केवल केवल 100 रुपया है ना। लेकिन जो है मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर जो है वो मान लो कि उसकी वैल्यू 3 आ रही है ना, उसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो यानी जो मार्केट में मनी सप्लाई कितनी आपको दिखेगी, 3 × 100। आपको लगेगा कि मार्केट में जैसे 300 रुपया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 100 CR या 100 $CR है ना, या $100 मिलियन, $100 मिलियन, $100 मिलियन है ना अमाउंट है ना। तो अगर मल्टी मल्टीप्लाई की वैल्यू 3 है, तो यानी ये जो आपको पैसा लगेगा वो लगेगा कि जैसे मार्केट में $300 मिलियन जो है कि पैसा हो मार्केट में, ऐसा लगेगा। मनी मल्टीप्लायर का ये इतना ज़्यादा जो है कि बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो मनी मल्टीप्लायर को अगर आप बिल्कुल अगर मैं डिराइव करके दिखाऊं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको शायद मल्टीप्लायर के केस में दिखाया था। मनी मल्टीप्लायर जो है कि उसी तरह से आपका यहाँ पे काम करता है। अब ये क्या डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या है? डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो है इट इज़ इनवर्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो है ये क्या है, आपका जो कैश रिजर्व रेशियो रखे हैं है ना, वही जो है कि उसका इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल डिपॉजिट, रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल डिपॉजिट टू अ चेंज इन रिजर्व इज कॉल्ड डिपॉजिट मल्टीप्लायर, विच डिपेंड करता है ऑन कैश रिजर्व रेशियो। द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज डिपॉजिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/R, वेयर R इज कैश रिजर्व रेशियो। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर काम करने वाली बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बता रहा है आपको कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता क्या है ना। उसका जो है कि जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकली डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है। इसके एप्लीकेशन जो है कि मल्टीप्लायर का मतलब देखो यही होता है, मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, चीज़ों को गुना कर देना। मनी मल्टीप्लायर का काम है कि मनी को मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो, अब फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण के तौर पर समझिएगा, देखिए जैसे मान लो कि ये 100 रुपये का नोट है, मैं ठीक है ना, ये कुछ नया टाइप का नोट है जो कि मैंने बनाया है, और ये बाकायदा जो चल रहा है बढ़िया है, और जो है कि वर्किंग में है, और अप्रूवल है, गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल इतना ही मनी है मार्केट में, और मार्केट में केवल 4 लोग हैं, और ये 100 रुपये का नोट मान लो ए के पास है, और ये 4 लोगों में A B C D ये 4 लोग हैं, और ए आप है। अब आपके पास 100 रुपये का नोट है, अब आप रखे से बैठे हुए हो,
इसे रखे बैठे हुए हो। इसे ना बी के पास, इसको ना आपने बी को दिया, ना सी को, ना डी को, किसी को आपने इसको नहीं दिया, आपने होल्ड कर लिया है पैसा। ये होल्डिंग कर रखी है, जमाखोरी कर रखी है। ये तो पहला केस था आपका, यानी पैसा जो है कि आपने होल्ड कर रखा है। तो आपको मनी सप्लाई कितनी दिखेगी बताइए? मनी सप्लाई दिखेगी कितनी, दिखेगी मार्केट में बताइए? आप खुद मुझे बताइएगा। आपको मनी सप्लाई दिखेगी? आपको लगेगा कि मार्केट में पैसा है? मार्केट में पैसा कहाँ, दिख ही नहीं था, क्योंकि ये तो 100 रुपये आपने छिपा रखा, होल्ड कर रखा है अपने घर में पैसा। मनी सप्लाई आपको दिखेगी जीरो, यानी जो है कि मनी सप्लाई इस केस में आपको जीरो दिखेगी। जो प्रैक्टिकल बात है, यहाँ पर मैं किसी बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप बताइएगा। दूसरा केस है कि आपने पैसा जो है कि 100 रुपये यहाँ से यहाँ दिया, यानी ए टू बी दिया, तो आपको मनी सप्लाई दिखेगी 100 रुपये की। यहाँ 100 रुपये तो दिख रहा है मार्केट में, है ना। तीसरा केस ये है कि बी ने यही 100 रुपये इनको दिया और इन्होंने ये 100 रुपये इनको दिया, तब भी मार्केट में आपको मनी सप्लाई क्या दिखेगी? 100 रुपये ही दिखेगी। लेकिन आप अज्यूम कर सकते हो कि ये अगर प्रोसेस जो है कि बहुत फास्ट हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो ये प्रोसेस, यानी इन्होंने इनको दिया पैसा, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, फिर इनको दिया, फिर इन्होंने इनको दिया, फिर या सीधा यहाँ चला गया, यानी पैसा जो बहुत फटाफट मार्केट में जा रहा है ना, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको मनी सप्लाई बहुत दिखेगी। आपको लगेगा कि मनी सप्लाई लग रहा है मार्केट में 300-400 रुपये है, 300-400 रुपये आपको दिखेगी। ऐसा क्यों है? मनी मल्टीप्लायर की वजह से, मनी मल्टीप्लायर की वजह से। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका मल्टीप्लायर है नॉर्मली, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो आपका जो है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो आपकी जो इनकम है वो क्यों आपको दिखती है भाई? 4 गुना आपको क्यों दिख जाती है बताइए? इन्वेस्टमेंट मान लो कि 1 CR का हो रखा हो, 1 CR का, और मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 है, तो ये जो है कि आपको 3 करोड़ कैसे लोगों की इनकम हो सकती है बताइए? 3 करोड़ रुपए इनकम कैसे हो जाएगी? जब 1 लाख रुपए आया है, 3 करोड़ की इनकम हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो ये ना मानने वाली लगता है आपको, नहीं मान सकते हैं ये ना, लेकिन होता है ऐसा जनरली। आपको आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया था पिछले लेक्चर में ना, जो मल्टीप्लायर वाला लेक्चर था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो ऐसे ही होता है। तो यानी जो है कि जो मनी सप्लाई है, तो मनी मल्टीप्लायर ऐसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये फ्लिप्स वगैरह कर्व से हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे कि कैसे क्या फ्लिप्स कर्व, इसमें बहुत ज़्यादा झोल है कह सकते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने लॉन्ग रन में अलग अलग अपना फ्लिप्स कर दिया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जो भी है रिवाइज करिएगा, क्योंकि आपका जून में 20 जून को आपका एग्जाम इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का, तो आप बिल्कुल जो है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा करिएगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ योर पर्टिकुलर डाउट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।